नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुना दी। ये बात आप सबको पता ही है, लेकिन कतर के कानूनों के मुताबिक फरियादियों के पास अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अब दिन बहुत कम बचे हैं। उनका जो कानून है वो कहता है कि 15 दिन तक आप अपील कर सकते हैं विदिन 15 डेज़, जिनमें से 7 दिन बीत चुके हैं। यानी कि मौत की सज़ा से बचने के लिए उनके पास सिर्फ़ 8 दिन का समय बचा है। देश के लिए ये चिंता का विषय है ही और सरकार बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन कुछ चीज़ें इस बीच में काफ़ी हैरान करने वाली हो रही हैं। लाइक कतर और तुर्की, इन दोनों के बीच में दोस्ती भी है, सबको पता है। अब तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है आतंकवादी गुट नहीं है, वो आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि वो आज़ादी के लड़ाके हैं, आज़ादी के मुजाहिदीन हैं। तो ये जो मसला है, ये पिछले 1 साल से चल रहा था और अचानक से ये कैसे गरमा गया और अब इसमें दिन भी बहुत कम हैं उनके कानून के अकॉर्डिंग। तो इसी पे आज बात करते हैं कि सरकार के पास अब क्या विकल्प बचे हैं। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं कर्नल चांद्रू राय। उनको मैं जोड़ लेती हूँ और उन्हीं से जानते हैं कि अब आगे सरकार के पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। शांतनु जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। Thank you for calling me on the show. क्या चल रहा है ये सरकार सैनिकों को फांसी की सजा से बचाने के लिए कौन-कौन से चैनल्स इस्तेमाल कर सकती है? दर्शक जानना चाहेंगे। मैं खुद समझना चाहूँगी इस बात को आपसे। मैडम, पहले तो ये जो 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी है प्लस एक सेलर भी है, इनके नाम है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, जी। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन राजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा। ये मेरे एनडीए के कोर्समेट हैं और बहुत ही अच्छे मित्र हैं। ओके। उसके बाद है कमांडर सुगुनाकर पकला, कमांडर अमित नागपाल और एक उनके वारंट ऑफिसर है सेलर राकेश। अब ये जो 8 लोग हैं, ये बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। श्योर, श्योर। ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस में काम कर रहे थे, जो कि एक रॉयल ओमानी फैमिली के एयरफोर्स में रिटायर्ड अफसर इनका सीईओ था इस कंपनी का। जी। अभी कतारी आर्मी को ट्रेन करने के लिए या नेवी को ट्रेन करने के लिए प्राइवेट कंसल्टेंसीज का हेल्प लिया जाता है, बिकॉज इनके अपने एकेडमीज है नहीं। जी। सो नेवल ऑफिसर स्पेशली, बिकॉज समुद्र है इनके चारों तरफ, तो से नेवल ऑफिसर्स इससे पहले भी 75 के करीब रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स एंड डिफरेंट रैंक्स के लोगों ने इनके आर्म फोर्सेस के लोगों को ट्रेन किया है। एंड इस मुहूर्त पे 7 लाख से ऊपर भारतीय नागरिक वहां काम कर रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट फील्ड्स में। बिकॉज कतार में पैसा तो है, ऑयल है, बट टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए लोग नहीं है, तो दूसरे देशों से लोग आके वहां काम करते हैं, जिसमें इंडियंस आर आल्सो देयर। अगर इनको फांसी की सजा हो जाए तो इट विल डिस्टर्ब रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कतार। प्रेजेंटली इंडिया और कतार के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, बिकॉज डिफेंस
कॉरपोरेशन पे काफी चर्चा होता रहता है। दोहा में जो डिमडेक्स एक एग्जीबिशन है डिफेंस कोऑपरेशन का, इसमें इंडिया और इंडियन आर्म फोर्सेस के वेपन्स इत्यादि का शो किया जाता है, जो कि काफी बड़े पैमाने पे होता है। प्लस 40% ऑफ द LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, हमको कतार से मिलता है। और रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स फॉर रॉ कंस्ट्रक्शन आइटम्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, इंडिया इज एट द 3rd नंबर कतार को सप्लाई करने में। तो देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक टाइज ऑल्सो, बट इस मुहूर्त पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है इंडिया एंड कतार रिलेशंस बिकॉज ऑफ आवर साइडिंग्स विद इजराइल एंड पैलेस्टाइन। एज यू ऑल नो, पैलेस्टाइन को मुस्लिम ब्रदरहुड हो या मुस्लिम कंट्रीज आर बैकिंग इट, और हमास को एक फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया है, जबकि यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल्सो इंडिया कंसिडर इट, और एटलीस्ट हमास का जो मिलिट्री विंग है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया हुआ है, जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैव नॉट लाइक्ड इट। इंडिया का इसमें बहुत अच्छा स्टैंड है। मैं इस गवर्नमेंट का एक बहुत ही डिप्लोमेटिक अप्रोच बोलूंगा, इसराइल का साथ दे रहा है, बट देन दे आर नॉट गिविंग सपोर्ट टू Israel's bombarding the Gaza Strip civilians, जबकि इंडिया ने इवन जो हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग हुआ था उसको नकारा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कतार को थोड़ा सा धक्का लगा है। कतार हैड थॉट दैट इंडिया विल सपोर्ट देयर कॉज फॉर पैलेस्टाइन, क्योंकि ये इसके बाद ही अचानक ये जो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कोर्ट जो कि कतार में हुआ है, जिसमें इनको डेथ पेनल्टी दिया है, इट हैज हैपेंड आफ्टर द इजराइल पैलेस्टीनियन फियास्को। इनको बेसिकली जो पता चला है, जो थोड़ा बहुत खबर लीक हुआ है, बिकॉज चार्जेस ना कतार गवर्नमेंट ने हमको किसी को बताया है अभी तक, ना इंडियन गवर्नमेंट को जो पता चला है उन्होंने भी कुछ लीक किया है। चार्जेस ये है कि ये जो 8 पूर्व सैनिक थे, ये इसराइल के मोसाद के लिए स्पाइंग कर रहे थे, स्पेनियोज का इन पे चार्ज लगाया है जो पता चला है, जो है ग्रेव। बट ये मेरा खुद का सोचना है कि ये जो अफसर्स हैं जिन्होंने इतने शान से भारतीय नौसेना में नौकरी करके सेवानिवृत्त हुए हैं, इस काम को करेंगे, वो भी किसी दूसरे देश के लिए। ये किसी साजिश का शिकार बने, क्योंकि जो सीईओ है जो अरेस्ट हुए थे इनके साथ, उसको क्यों डिपोर्ट करके छोड़ दिया गया नवंबर 22 में, और इन लोगों को जब अगस्त में अरेस्ट किया था, अक्टूबर में इनको कंसुलर अप्रोच दिया गया था, इंडियन एम्बेसी को अप्रोच देम, फैमिली से मिलने का इनको परमिशन दिया है। तो इस जेंटलमैन को क्यों छोड़ दिया और इस कंपनी को रफा कर दिया गया है? सो ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि इनको शायद कतारी गवर्नमेंट स्केपगोट बना रहा है, बिकॉज दे आर नॉट allowing them to meet their family। हफ्ते में एक बार 5 मिनट के लिए मिलने दिया जाता है, जबकि जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, he has met every family member, he has discussed at the highest level with the Qatari officials and agreed to do the maximum। Even the naval chief Admiral Hari Kumar has made a statement
that all out efforts are being made to get these naval officers back, and if found guilty, their sentences be done in India and not in Qatar. So let us see क्या होता है. Secondly, इसके आगे अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है. पहला ऑप्शन है कि हायर कोर्ट में कतार के अपील फाइल करें, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो जुडिशरी है वो कतारी ही है. सो देयर थॉट प्रोसेस विल बी द सेम जो कि लोअर कोर्ट में रहा है. सेकंड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करें, जैसे कि पाकिस्तान में एक और नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर रखा है और उसके ऊपर भी डेथ सेंटेंस दिया गया है. बट देन इस केस में और कमांडर जाधव के केस में फर्क यह है कि विद कतार आवर रिलेशंस आर मच बेटर. पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है, वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. तीसरा है क्षमा मांगा जाए, सीक पार्डन, जो कि इस मुहूर्त पे कतारी गवर्नमेंट में नॉट अग्री. चौथा ऑप्शन है यूएन से या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर डाला जाए फॉर द कतार गवर्नमेंट टू टेक एक्शन टू रिलीज दीज पीपल, जो कि बहुत अच्छा नहीं होगा. बिकॉज द फाइनल ऑप्शन इज इफ मोदी जी, जो कि ऑलरेडी सोच चल रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू फ्री दीज नेवल ऑफिसर्स, बिकॉज उनका अमीर के साथ, फैमिली के साथ पर्सनल ताल्लुक है. सो इट इज द फाइनल स्टेप विल नॉट बी डिटर्ड, एंड आई एम श्योर मोदी जी ने एक बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं, and talks will keep going on till something positive happens. अभी ये जो पूरा साजिश है, I will just take a few minutes and give a small background to the whole story. Basically, there is also Iran, Italy coming into the whole picture, because the submarines were being bought from Italy, and India doesn't have any deal with Italy. But these officers, I supposedly had visited Italy from this company. अब क्यों विजिट किया था ये पता नहीं है. कतारी गवर्नमेंट को लगा कि इनका तो वहां जाना बनता नहीं, बिकॉज इंडिया और इटली में कोई सबमरीन डील है नहीं. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. सस्पिशन केम अप, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और बाकी का जो कार्रवाई हुआ है आप लोगों को सब खबर में पता है. तो ये जो कतार, ईरान, इटली एंड देयर इज अ चाइनीज एंगल आल्सो, ये सब 1970s में स्टार्ट हुआ, जबकि ईरान में द शाह वाज ओवरथ्रोन एंड अयतुल्ला खुमैनी टुक पावर. उस टाइम अल थानी फैमिली यूज्ड टू रूल कतार, एंड इट वाज वन ऑफ द most modern, Qatar is one of the most modern countries of the Emirates. So basically, ईरान के उस टाइम अमेरिका से या इसराइल से अच्छे रिलेशन नहीं थे. सो उन पे नजर रखने के लिए अमेरिका एज यूजुअल जो बिग ब्रदर का गेम खेलता है, एक चैनल कतार में चालू किया, अल जजीरा, विच इज नाउ क्वाइट फेमस. ये टारगेट करता था गल्फ के स्टेट्स पे, यूएई के जो प्रिंस थे, सऊदी के प्रिंसेस पे, बट कतार के अल थानी फैमिली के कोई करप्शन इश्यूज नहीं सामने लाते थे. प्लस कतार में अमेरिकन ने एक एयरबेस खोल रखा था टू कीप अ कंट्रोल ऑन ईरान एंड वेस्ट एशिया. उस एयरबेस का नाम था अल उदैद एयरबेस. दिस वाज बेसिकली डन
to keep a control on West Asia. ये चीज ईरान को अच्छा नहीं लगा, एंड ऑल्सो अमेरिका, इसराइल और कतार का जो ट्रायंगल था ये ईरान को भाया नहीं। तो उन्होंने कतार को डायरेक्ट बोला कि अगर कल ईरान एंड अमेरिका में प्रॉब्लम्स हो तो वी विल होल्ड कतार रिस्पॉन्सिबल। एंड कतार बीइंग अ वेरी स्मॉल स्टेट, मिलिट्री उनका स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग इन 1980s। सो अमेरिका एंड इसराइल हेल्प देम कि आप प्राइवेटली अपना आर्मी को ट्रेन कराइए, मिलिट्री को प्राइवेट कंसल्टेंट से ट्रेन कराइए, मर्सनरी से ट्रेन कराइए। दैट इज द टाइम व्हेन ये जो दहारा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ट्रेनिंग देता है, this came into play, and Indians have been also been recruited, majority were Indians, for training these. इस टाइम पे Italy, who were not having good relations and was economically down, came into the market and wanted to sell their military hardware. जी अब मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है तो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, that was also had just started off. The Italy got into league with Chinese market, and these Italians sold their submarines to Qatar through China. So जी basically Qatar जी and Italy started working. और इस टाइम पे रशियंस ऑल्सो थ्रू चाइना कतार से इंप्रूव करने लगे अपने रिलेशंस, बिकॉज कोल्ड वॉर जो अमेरिका और रशिया का हुआ था, इनका रिलेशंस टूट गया था। एंड इस टाइम पे when the West Asia started joining up, the Muslim Brotherhood also started coming up, ईरान, तुर्की, कतार, ये एक रिलेशन बढ़ने लगा। कतार एंड ईरान टुडे हैव very formal and better relations than previous times. इस पूरे इसमें there is a major general also of the Qatari army who was involved, whose name has not been leaked out, but he has been suspended off and deported again. ये नाम किसी को पता नहीं चल रहा है, but there is somebody who is involved in this from the Qatari army. कर्नल शांतनु जी, आपने जो जानकारी दी है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आप देखिए, पाकिस्तान, कतर दोनों भाई भाई हैं, हमास इनके भाई हैं, एंड पिछले दिनों जो बाइडेन ने 2 बार एक बात कही है कि उन्हें ये लग रहा है कि जो इज़राइल की वार है, वो कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी वजह से छिड़ी हुई है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ आगे। हाँ, अभी जस्ट लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। प्लीज। तो ये जो इनका एक कहना चाहिए कि गुट बना हुआ है, इधर तुर्किया ये कह रहा है कि हमासी जो हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब भारत को क्या करना चाहिए? वही आ रहा था, क्योंकि इसमें ये एक बहुत बड़ा गेम है। जी अभी आईएसआई जो एजेंट्स है, पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स का भी इटली में फुटप्रिंट्स पाए गए हैं related to this submarine which is being sold off to Qatar. So जी then these officers have also visited Italy in relation with this deal which is going to happen. इसराइल का जो मोसाड है, CIA है,
ये भी इसमें इन्वॉल्व है, और ये जो 8 ऑफिसर्स है हैव बिकम अ प्यादा इन दी होल बिगर गेम। बिकॉज जी, ये जी। जो इंडिविजुअल को सैक किया, जिसकी मैं बात कर रहा था, कंपनी के सीईओ को डिपोर्ट कर दिएगा वापस ओमान, उन पे क्यों नहीं चार्जेस लगाए गए? व्हाई ओनली ऑन दीज 8 ऑफिसर्स? एंड देन नाउ, बिकॉज देयर इज दिस इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जिसमें कतार इज नॉट अ पार्ट, इसराइल, Saudi and all are part of it. That also has ruffled feathers with Qatar. Qatar has not been made part of this complete thing. Then, वन मोर वन मोर थिंग, इस समय गाजा पे जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के साथ हो गए हैं, और सॉरी, फलस्तीन उल्टा के बोल, साथ हो गए हैं, और इजराइल जो है वो अपने बचाव में जो कुछ भी वहाँ कर रहा है गाजा पट्टी में। आज भी काफ़ी कुछ हुआ है, और वहाँ पे देखिए बहुत नुकसान हो रहा है। लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं होता है, और फ़ायदा अगर किसी का हो रहा है तो वो है हमास। शैतान लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, और सोचने की बात ये भी है कि अब जो सिचुएशन बन रही है, उसमें भारत क्या कदम उठाए? क्योंकि भारत ने तो दोनों को ही हेल्प किया है। फ़लस्तीन के लिए भी सामान भेजा है इंडिया से, उन्होंने इज़राइल के लिए भी सामान भेजा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए पूरा देश उनका परिवार है। वो किसी से बैर नहीं रखते हैं। तो अब हमारे ही जो पूर्व सैनिक हैं, उनके साथ अगर कतर ज़रा भी कुछ करता है, तो फिर मतलब स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं उस पिक्चर को? मैं इसमें यही आ रहा था कि अगर जिसके मेरे को लगता है कि मोदी जी विल स्टेप इन एंड सिचुएशन को, जैसे उनकी आदत है, काबू में लेंगे अपना। बट इन केस अगर इनको फांसी का सजा हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, जिसमें कतार हैज फेल्ट लेफ्ट आउट, इवन ये जो I2U2 जिसको वेस्ट एशिया क्वाड कहते हैं, इसमें भी कतार एंड ईरान हैव नॉट बीन टेकन इनटू द होल गैम्बिट। इट इज इसराइल, इंडिया, यूके, यूएस। सो देन द मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये सारा कुछ मिला जुला के इनके दिल में जो भावनाएं पैदा हुआ है, it will be a very big detrimental for the India-Qatar relations, क्योंकि suddenly there will be vacuum। अगर ये सजा implement हो जाता है, India will call back every worker from there and not allow people to go there। और मेरे को लगता है it will be a very childish, बचपना हरकत होगा कतार के पार्ट पे अगर ये सेंटेंस इंप्लीमेंट करे। अगर इन्होंने इमोशंस में आके ये सेंटेंस कैरी आउट किया है, दे शुड ओपन अप एंड टॉक टू इंडियन डिप्लोमेटिक चैनल्स सो दैट वाया मीडिया कैन बी फाउंड आउट द फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेशंस के जो फाइंडिंग्स है, इंडियन डिप्लोमेटिक या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ शेयर करें, सो दैट a solution can be found. If they are guilty, supposedly, which I am sure they are not, या then required punishment can be given as per the laws of our country, and they will, Qatari government will be kept updated on the thing। हमने भी तो जब तो इटालियंस ने केरला में 2 सेलर्स मछुआरों को मारा था, उनको जेल में रखने के बाद देन वी हैव हैंडेड देम बैक टू इटालियन गवर्नमेंट। आज से जी। करीब 5-7 साल पहले की कहा बात है। हुँ, We हुँ। have given them back to their own government to please take action as per them। जी।
मछुआरों का तो लॉस हो गया था, जो गरीब मछुआरे थे, क्योंकि वो सेलर्स ने अपने सेफ्टी के लिए फायर किया था शिप के अज्ञात विषय में। तो सेम केस हेयर, why make जी। somebody a scapegoat of a bigger game plan of the other country of different levels? I'm कनर sure. रॉय, वन वन मोर थिंग, मतलब आपको क्या लग रहा है, जो बाइडन ने 2 बार ये वाली बात दोहराई है कि मिडल ईस्ट यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर को अहम वजह माना जा रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई को। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे, लेकिन जिस समय इस चीज की घोषणा हुई थी, G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी, तो इसमें केवल भारत का ही फायदा नहीं है, ये बड़ी लंबी चेन है। इसमें 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 फायदा बहुत लोगों का है, लेकिन नुकसान जो है इसमें वो चाइना का है। क्या कहते हैं आप? यस, नहीं, फायदा इसमें देश के हर किसी का है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, वेस्ट एशिया के कंट्रीज, यूएस also, and European country, because the trade line will open up and it जी will give a challenge to the Chinese Belt Road Initiative जो इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया है. China जी। has done it for its own vested interest. हम्म। तो ये जो चाइना भी आजकल हर जगह पे रेजिस्ट इंडिया एक मोशन चला रखा है, या रेजिस्ट डेवलपमेंट, या अपने आप को एक सुपर पावर बनाने के लिए यूएस को भी चैलेंज कर रहा है, जिससे यूएस के जी भी दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाई डिफरेंट forums are being created like the AUKUS, then the I2U2, जी। then POD and various other forums which are there, and US is also agreeing, जैसे G20 में अभी ग्लोबल साउथ को, अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया है, so that जी everybody can grow and China can be slowly left out. जी। एक चीज और है ना, आप देखिए कि इस समय प्रधानमंत्री के जो नीतियां हैं और भारत का जो पोजीशन है, वो बहुत जल्दी पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे आने वाला है। तो शायद से चाइना को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है कि हमास के जो लड़ाका हैं, उनको ट्रेनिंग चाइना में दी जा रही है। It's क्या possible कहते हैं आप? training वहां हो रहा है, because नहीं तो नो, इतने द मिसाइल, वे वहां पर स्कूलों से होती हुई जो टनल जा रही हैं, सुरंगें, मस्जिदों के नीचे से सुरंगें जा रही हैं, ये तरीका चाइना में बहुत आम देखा जाता है। किसी को वहां पता नहीं चलता, ऊपर बड़ा नॉर्मल लाइफ होती है, और एक आप जीने से नीचे उतर के देखिए तो वहां पूरी दुनिया बसी हुई है। तो नहीं, ये this, जी, यू प्लीज कैरी ऑन। ये जो आप बता रहे हैं बहुत सही है. ये जो वे ऑफ क्रिएटिंग टनल्स एंड लिविंग इन शैंटीज, ये कॉन्सेप्ट ऑफ चाइनीज लिविंग काफी हद तक है, बिकॉज दे हैव अ हैबिट ऑफ श्राउडिंग देयर होल लाइफस्टाइल इन एग्जैक्टली, सीक्रेसी. एग्जैक्टली। ओपन नहीं रहना चाहते हमारी तरह. अभी गाजा में जैसे इट इज लाइक अ सबवे, मेट्रो की तरह अंदर टनल बनाया हुआ. इतना पैसा टनल ना बना के अगर गाजा के लोगों पे खर्च कर दिया होते हो, 2 मिलियन लोगों पे, गाजा वुड हैव बीन अ बूमिंग इकोनॉमी, जबकि उसको एक ओपन जेल कहा जाता है. अगर हमास ने ये पैसा खर्च किया होता प्रॉपर गवर्नेंस पे, अपने मिलिट्री बढ़ाने के लिए नहीं, या इसराइल से युद्ध करने के लिए नहीं, दे वुड हैव बीन अ मच बेटर सिचुएशन. आज ये इसराइल पैलेस्टाइन वॉर अननेसेसरी नहीं होता. जी पहले अरब इसराइल वॉर्स होते रहे हैं. जब इसराइल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ कंट्री एंड अरब कंट्रीज हैव एग्रीड, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आ गया है. जब यसर अराफत चले गए, पीएलओ वाज एक्सेप्टेड, तब हमास वाज क्रिएटेड. तब हमास ठीक भी कह एक रहे हैं। फ्रैंकेस्टाइन ने, किसी और ने क्रिएट किया था, क्योंकि
Israeli military into power check, but then देखिए, हमास हो, आईएसआई हो, ये सब मौसेरे भाई हैं आपस में। द थिंग इज कि चलते चलते ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जिन ऑफिसर्स पे ये चार्ज लगा रहे हैं जासूसी का, आपने चूंकि मुझे स्टार्टिंग में ये बताया कि एनडीए में वो ऑफिसर्स आपके साथ रह चुके हैं। आपको क्या लगता है एक ट्रेंड, एक रिटायर्ड कोई भी आर्मी का ऑफिसर वहां जासूसी करेगा? डू यू थिंक सो? ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि ये लोग एसपीएनएच में इन्वॉल्व नहीं है। अगर इनके यही हैबिट्स होते तो व्हाई नॉट व्हेन दे वर पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी, उन्होंने एग्जैक्टली। अपना पूरा नौकरी करके सेवानिवृत्त हुए हैं, एंड देन दे आर वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री, वो क्यों दूसरे किसी देश के लिए जाके एस्पेनेज करेंगे हम्म। जिसपे उनका लेना ना देना। दे हैव गॉन टू ट्रेन देयर आर्म फोर्सेस, दे वुड हैव ट्रेन्ड एंड कम बैक। ये तो किसी बड़े गेम का शिकार बने हुए हैं, एंड जी। knowing these officers personally, I can vouch that they are not those types. आपने मेरे चैनल के लिए इतना समय निकाला, मेरे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। जय हिंद।